आज हमें 27, 28 और 29 तारीख में जितनी शिफ्ट हुई थी हमारी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की, उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, ये हमारी 6th वीडियो होने वाली है, तो 5 पहले आ चुकी है, तो आई होप आपने वो सारी की सारी देखी होंगी। नहीं देखी होंगी तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला सवाल है इसमें, वो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से पूछा था उन्होंने। ठीक है, पर्यावरण प्रभाव आकलन जो होता है, तो उसकी उन्होंने कुछ स्टेजेस लिख दी थी और पूछा गया था कि कौन सी इसमें से अनिवार्य होती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर्स थे, ठीक है, उस वक्त ये करंट अफेयर में होगा, तब ये सवाल पूछा गया था। बाकी इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है, उसकी सारी की सारी स्टेजेस देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण प्रभाव आकलन होता है, इसका बेसिकली मतलब है कि अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, ठीक है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्लांट कोई प्रोजेक्ट है, डैम वगैरह उनको बनाना है, तो ये चीज़ का असेसमेंट लगाते हैं, पहले से आकलन लगाते हैं वो, कि उसका प्रभाव क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है, ये जो हमारा एक्ट है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर ये मैंडेटरी है कि हमको इसको जितने भी इम्पैक्ट हैं वो सारे के सारे उनका आकलन हमें करना पड़ेगा। तो पूरी प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ये होते हैं सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो प्रपोजल होगा। ठीक है, सरकार आएगी लेके कि देखो ये प्रपोज करेगी प्रोजेक्ट को कि ये प्रोजेक्ट है और हम ऐसे बनाना चाहते हैं। फिर जो दूसरा स्टेप होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ का पता लगाया जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसको डिटेल इसकी इन्वायरमेंट स्टडी करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सिर्फ यही इसमें पता लगाएंगे कि क्या हमें ज़रूरत है इसकी, क्या हम डिटेल में इसकी इन्वायरमेंट में स्टडी करें या नहीं। बाकी स्कोपिंग में वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, डिटेल में इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट इसके देखे जाते हैं कि अगर हम कोई डैम बना रहे हैं तो अच्छा हमें पहाड़ को काटना पड़ेगा, ठीक है, मशीन के थ्रू जंगल काटने पड़ेंगे, हमें वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लोगों को हटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें स्कोपिंग में करी जाती हैं। फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, रिपोर्ट तैयार हुई, लास्ट में हम जो है पब्लिक के सामने उनको रखेंगे, उनके जितने भी व्यू है हम जानने की कोशिश करेंगे। वो भी जितने भी, जैसे हिंदी बोलते चिंताएं, वो अपनी व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसमें? पब्लिक कंसल्टेशन वाले में, सार्वजनिक परामर्श वाले में। फिर लास्ट में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी वो उनका मूल्यांकन करेगी। ठीक है, फिर लास्ट में जो है हमारा डिसीजन लिया जाएगा, और जब वो डिसीजन ले लिया जाएगा, जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद इस चीज़ की मॉनिटरिंग होगी, मतलब निगरानी रखेंगे हम कि वो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो इसमें से वो अनिवार्य कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वैसे तो सारी अनिवार्य होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 3 इसमें ऑप्शन में दे रखी थी, ये तीनों की तीनों चीज़ें इसमें अनिवार्य थी, तो इसका ऑप्शन जो था वो हमारा ABC, तीनों के तीनों हमारे ठीक थे। ठीक है, एडिशनल स्टेज मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में दे दिए हैं, तो आपके पास PDF तो आपको मिल ही जाएगी, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। ठीक है, इंग्लिश में तो मैं बोल ही रहा हूँ, इंग्लिश वगैरह में मैं बात ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलार माइन से रिलेटेड था। ठीक है, जो हमारी KGF मूवी जिसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है, आपने देखी होगी। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कोलार गोल्ड फील्ड्स। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई? दूसरी पूछ सकता है, हट्टी गोल्ड माइंस, ठीक है, वो भी कर्नाटका में ही है, सिल्वर माइंस भी वहीं पर ही है, तो वो देख लो। बाकी अगर झारखंड वाले एरिया में जाओगे तो पहाड़िया है, पारासी है, सिंहभूम है। ठीक है, और हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। तो ये जरूर याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश में भी एक माइन है सोनभद्र, जो कि गोल्ड को प्रोड्यूस करती है। बाकी ये तो गोल्ड का हो गया। और हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कोल की फील्ड हो गई, ठीक है, ये सारे हमारे झारखंड में है। ठीक है, चरिया, बोकारो, रानीगंज, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये उड़ीसा में है इब और तालचेर। ठीक है, छत्तीसगढ़, MP, ये जितने भी हैं, सिंगरौली, सिंगरेनी, ये सारे के सारे आपको देख लेना, ये पे नजर मार लेना। बाकी देखो ये है आयरन वाले, हमारे लोहे वाले, ये जो बेल्ट हो गई, ये जो बेल्ट हो गई, तो ये खाली नाम देख लेना। चिकमंगलूर यहीं पर ही है, बेलेरी यहाँ पर है। ठीक है, बैलाडेला बहुत ज़्यादा फेमस है, छत्तीसगढ़ में आता है ये, डल्ली राजहरा। ठीक है, और ये वाले को ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नोवा मुंडी, सिंहभूम। ठीक है, ये तो आपने ऊपर कोल में भी पढ़ लिया, तो इन पे एक एक बार नजर मार लेना, क्योंकि एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। बाकी देखो डायमंड भी है, डायमंड देख लो, गोल्ड पूछा था पिछली बार, तो इस बार डायमंड पूछ सकते हैं। पन्ना बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि कहाँ पर है? MP में है। सीधा सिंपल सवाल आएगा, ठीक है, पन्ना कहाँ पर है? वो है MP में। बाकी ये तो रायपुर, छत्तीसगढ़, बस्तर, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना PDF तो आपको मिल ही जाएगी। ये कॉपर से रिलेटेड है, और सारी चीज़ आप एक बार नजर मार लेना। ये उस वक्त न्यूज़ में था काफ़ी, काला पानी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारा, ठीक है, नेपाल के साथ, आपको पता हो अगर, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, तो इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बना लिया। अगर ये वाले एरिया में जूम करूंगा ना, ये वाला जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर है तुम्हारा ये लिपू लेक। ठीक है, और यहाँ पे काला पानी, तो उससे हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट था, तो वो उन्होंने न्यूज़ में था तो वो पूछ लिया। अब दूसरे बॉर्डर डिस्प्यूट देख लेते हैं, जो न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ हमारे कौन कौन से बॉर्डर के डिस्प्यूट्स है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये वाला रीजन तो आपको पता होगा, गिलगिट बल्तिस्तान वाला। ठीक है, पाकिस्तान ने ये कैप्चर कर रखा था, POK इसको बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये रहा सारा का सारा। ये जो लाइन है LOC, इसको दूसरा भी नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, शायद पिछली पिछली कुछ वीडियोस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन था। ठीक है, याद रखना, ये वाला एरिया है हमारा। ठीक है, लेकिन इसको ऑक्यूपाई किसने कर रखा? पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा। बाकी ये वैली है शाजगम वैली, जैसे पिछली बार ये पूछ लिया ना काला पानी। ठीक है, क्या पता डाल दें इस बार शाजगम वैली, तो आपको पता होना चाहिए।
कि कौन से रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में। इसकी खास बात यह है कि ये पाकिस्तान ने चाइना को बेच दी, हमारी टेरिटरी उसने पाकिस्तान चाइना को बेच दी कि लो भाई आप ले लो, ठीक है। तो वो चाइना इस पर अपना काम करता रहता है। और चाइना के पास कौन कौन से रीजन है, ये वाला जो रीजन है अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, जो 1962 में जो युद्ध हुआ था हमारा चाइना के साथ, तो उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है तब से, ठीक है। ये गलवान वैली ये फेमस है इस वक्त, तो उनकी सलमान खान की मूवी भी आ रही है गलवान से रिलेटेड, ठीक है। गलवान से रिलेटेड ये शायद, तो चेक कर लेना आप। बाकी हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, पेंगोंग सो लेक, ये जब चाइना के साथ न्यूज़ में था हमारा काफ़ी, ठीक है। ये तिब्बत वाला रीजन हल्का से रहता है, तो ये तो वो हो गया। बाकी ये वाले जो रहे ना गुजरात वाला एरिया जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँगा, ठीक है, तो ये सर क्रीक का इशू भी रहता है, इसके भी बाउंड्री से रिलेटेड पाकिस्तान बोलता है हमारी है, लेकिन वो है हमारी, ठीक है। तो ये मैंने और थोड़ा मैप अच्छे से इंक्लूड कर दिए हैं जो चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जैसे अक्साई चिन वाला मैंने आपको बता ही दिया। बाकी ये अरुणाचल प्रदेश भी वो पूरा का पूरा अपना बताता है। बाकी यहाँ पर एक डोकलाम विवाद भी हुआ था 18-19 के आसपास, आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना कि हमारे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट्स तो हैं ही हैं, ठीक है। ये देखो डॉक्टर से सवाल पूछा गया था सिद्धांत से, तो ये पॉलिटी का भी है, हमारे पॉलिटी का सवाल तो है ही है, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ था नेचुरल रिसोर्सेज, तो मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। वो सारे जितने भी हैं प्राकृतिक संसाधन वो हम सारे इंक्लूड कर देंगे। तो ये जो सिद्धांत था इसमें ये पूछा गया था कि वो कौन सा सिद्धांत है जो जो ये बोलता है कि राज्य केवल एक न्यासी है, एक ट्रस्टी है, जैसे ट्रस्ट बनाते हैं एक, ठीक है। वो सिर्फ क्या करता है, चीज़ों को होल्ड करके रखता है, उसकी खुद का कुछ नहीं होता। तो वो यही बोला था कि जो स्टेट है वो एक ट्रस्टी है और जो हमारे पब्लिक है, ठीक है। तो ट्रस्टी किस चीज़ की है, प्राकृतिक संसाधनों की, और वो प्राकृतिक संसाधन किसके हैं, वो हमारे हैं, वो हमारी जनता के हैं, पब्लिक के हैं। तो जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ उन प्राकृतिक संसाधनों को रखती है, ठीक है, किसके लिए, हमारे पब्लिक के लिए। तो ऐसी कौन सी डॉक्ट्राइन है जो ऐसा बोलती है, तो वो ये है सार्वजनिक न्यास सिद्धांत, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को ऐसा बोलती है कि स्टेट जो है खाली एक ट्रस्टी है। बाकी की डॉक्ट्राइन भी देख लो, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। ये मैंने सब कुछ इंग्लिश हिंदी में मेंशन कर रखा है, एक एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही है, इनमें और कुछ नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे वैध अपेक्षा का सिद्धांत। ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, इस चीज़ को रीइंफोर्स करती है, बताती है कि भाई हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से, ठीक है, कि सरकार हमारे साथ निष्पक्ष रहे, ठीक है, वो सारी चीज़ें निष्पक्ष रहे, समान व्यवहार करे। तो वो ये जो डॉक्ट्राइन है उस चीज़ को रीइंफोर्स करती है। बाकी ये जो एमिनेंट डोमेन है इसमें बताया गया है कि अगर सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, किसी की निजी संपत्ति है उसको एक्वायर करती है, किसके लिए, सार्वजनिक किसी काम के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो सरकार ऐसा कर सकती है, ठीक है। लेकिन कंपनसेशन उनको देना पड़ेगा, मुआवजा जो है उनको देना पड़ेगा अगर किसी की निजी संपत्ति सरकार लेती है पब्लिक पर्पज के लिए। बाकी प्राइवेट ट्रस्ट डॉक्ट्राइन तो प्राइवेट उससे रिलेटेड होता है, जो ट्रस्ट कानून होता है तुम्हारा, ठीक है। इंडिविजुअल्स के बीच में इसका नेचुरल रिसोर्सेज लेना देना कुछ है नहीं। देखो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन, ठीक है, ये रहा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ चिपका दिया है। उसमें सवाल पूछा गया था कंडेंसेशन से रिलेटेड, ठीक है। और वहाँ पे एक ऑप्शन था डिफ्यूजन का, तब मैंने आपको बताया था कि देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि आप एक कमरे में गए, ठीक है, आपने रूम फ्रेशनर कुछ पॉइंट्स पे आदमी स्प्रे कर दिया, ठीक है, और वो हल्के हल्के क्या हुआ, उसकी खुशबू सारे के सारे रूम में अपना फैल गए। आपने हर जगह जाके नहीं किया, बस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके स्प्रे किया, लेकिन उसकी पूरी की पूरी खुशबू जो थी, जितने पार्टिकल्स थे वो अपने आप फैल गए। तो इस चीज़ को बोलते हैं विसरण, डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस बार उन्होंने यही पूछ लिया सवाल कि स्प्रेडिंग आउट, ठीक है, कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलना और मिलना क्या कहलाता है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर, तो वो विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी जो थी है, ठीक है, जो उसमें ऑप्शन में दे रखी है, इस पर भी उन्होंने सवाल पहले पूछा था, ये रहा, ठीक है, कि किसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो मैंने आपको बताया था देखो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, और सब गैस की सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन में तो ये दे रखे थे। बाकी देखो दो नए ऑप्शन हैं, एक है ऑस्मोसिस और एक है ब्राउनियन मोशन। तो मैं अब ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ब्राउनियन मोशन की बात करें, ये रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जितने पार्टिकल्स होते हैं हमारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है, उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से जाएंगे ऐसे ऐसे करके घूमते रहते हैं, वो रैंडम मूवमेंट जो होती है, बिल्कुल जिगजैग रैंडम मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ये सिर्फ और सिर्फ इसके मोशन को बताता है, मिक्सिंग को नहीं बताता है, ठीक है। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। तो ब्राउनियन मोशन से आप यही याद रखना कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फ्लूइड और लिक्विड और गैस में, वो कैसे रैंडम और जिगजैग मूवमेंट करते हैं, उसी चीज़ को ये बताता है। बाकी ऑस्मोसिस तो देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, ठीक है, और बीच में आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। इस मेम्ब्रेन का काम यह है कि ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पानी को अलाउ करेगी, बड़े पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी। अब इधर साइड में आपका है साफ पानी, ठीक है, जिसमें कि नमक है कम, और इधर है आपका थोड़ा ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमक वाला पानी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी प्रकृति का ये वो है, क्या कहते हैं, नियम है कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है, ठीक है। तो पानी जहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जहाँ पानी कम था वो चला जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रकृति का नियम है कि वो चीज़ों को बैलेंस करती है, ठीक है। तो जहाँ पानी ज़्यादा था वो अपने आप कहाँ चला गया, जहाँ पानी कम था, जहाँ पे नमक ज़्यादा है इसका मतलब पानी कम है,
तो ये अपने आप चला गया है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, ये रहा अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब हिंदी में माध्यम वालों खुश हो जाओ। ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस भी कर दिया मैंने। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये सिर्फ और सिर्फ पानी को अलाउ करती है, तो ये उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ गए आप। अब एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घर में आर का प्योरीफायर वाले जो वाटर वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं, ठीक है, पानी के, उसको होती है आर। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये तो नेचुरल प्रोसेस हो रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये जहाँ पे खारा पानी ज़्यादा था, जहाँ पे नमक का पानी ज़्यादा था, मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे पिस्टन नहीं होती है कोई, जैसे दबाते हैं ऊपर से, ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जितना भी पानी यहाँ पे था वो ऑटोमेटिकली यहाँ चला गया इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स को तो जाने नहीं देगी। ठीक है, अलाउ नहीं करती है, इसमें इतना स्पेस ही नहीं होता, ये सिर्फ पानी को अलाउ करेगी। अब यहाँ से तो ऑटोमेटिकली नहीं जा रहे थे वो, लेकिन मैंने फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, अपने आप चले जाएंगे इधर। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस हो रही थी उसका उल्टा कर दिया। तो जितने आर के प्योरीफायर होते हैं उसमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है, हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमें खारे पानी को पीने लायक बनाना होता है, जो हमारा समुद्र का पानी हो गया, ठीक है, जिसमें नमक ज़्यादा हो गया, बाकी के मिनरल ज़्यादा हो गए, तो हम चाहते हैं कि भाई वो ना रहें, तो हम उसमें फॉलो करते हैं। तो आपको ब्राउनियन मोशन और ऑस्मोसिस दोनों समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी सवाल है और ज्योग्राफी का उसका इकोनॉमी का भी सवाल है, देखते हैं इसको। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर को क्या बोलते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। अगर मैं एक ऐसा स्क्वायर खींच दूं जिसकी चौड़ाई लंबाई सेम हो, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रह रहे होंगे, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो लोग रह रहे होंगे उनकी संख्या को मैं क्या बोलूंगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, समझ रहे होगे आप। इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली जितना मेरा टोटल एरिया था और जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, तो टोटल पॉपुलेशन को हमारे टोटल एरिया से मैंने कर दिया भाग, डिवाइड कर दिया, तो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आ गई। इतनी सिंपल सी बात है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये एरिया था मेरा, ठीक है, डेंसिटी दिखाता है टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाएगा कि लोग किस तरीके से डिवाइड, किस तरीके से फैले हुए हैं। भाई यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, या हर जगह 2-2 लोग हैं, 1-1 लोग हैं। ठीक है, तो किस तरीके से उनका फैलाव है, किस तरीके से वो फैले हुए हैं, वो दिखाएगा हमारा क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो वृद्धि दर होता है, तो ये तो पता ही होगा ग्रोथ रेट क्या होता है, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन घट रही है। ठीक है, एक ही चीज़ को बताता है हमारा। बाकी देखो ये फिजियोलॉजिकल जो है ये डेंसिटी, ये हमारे खेत जो होते हैं ना, एग्रीकल्चरल लैंड, उससे रिलेटेड होती है, कि एक खेती वाले एरिया में, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है उसको बताता है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट अरेबल लैंड, कल्टिवेबल लैंड, जो खेती वाली लैंड होती है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर लोगों की संख्या को दर्शाता है। हिंदी में तो भाई पूरा ही अलग ही लिखना पड़ता है एकदम से, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो उतना सटीक बैठता नहीं है, हिंदी का पूरा पढ़ोगे अगर आप तो। बाकी देखो ये डीपीएसपी से सवाल था, ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आप पिछली वीडियो जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। ठीक है, जो कि क्या किया गया था, इन्होंने ऐड किया गया था, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा ये वाला है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये पिछली हमने वीडियो में बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी देखो सीधा सिंपल सवाल कि इनमें से सबसे पुराना कौन सा एक्ट है। ये जो पिछली वीडियोस थी ना, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, सारी आपको बता रखी हैं, तो अगर आप वो देखते आ रहे होगे तो आप समझ जाओगे। जैसे जो एनजीटी है, ठीक है, वो कब आया था, 2010 में आया था। एयर प्रिवेंशन वाला 1981 में आया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में आया है, और ये 1974 में आया है। आपका वाटर वाला स्क्रीनशॉट मैंने आपको चिपका दिए, जहाँ वाटर प्रिवेंशन की बात चल रही थी। ठीक है, तो मैंने बताया था 1974 में आया है, और फिर उससे मिलते जुलते और एक्ट्स बताए थे, एनजीटी, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाला, एयर प्रिवेंशन वाला, ये सारे मैंने वहीं के मेंशन कर रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं पहले, तो आप उनको जाकर देखना। भैया पृथ्वी के फेफड़ों को, ठीक है, किस रूप में माना जाता है, कौन से वन है जो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है जिन्हें, तो वह हमारे ये अमेजोन के जंगल। देख रहे हो ना कितने घने जंगल हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। अच्छी अच्छी फोटो भी लगा दी मैंने आपके लिए, ये रहे अमेजोन नदी बहती है यहाँ पे। ठीक है, उसी के नाम पे अमेजोन के जंगल लिख दिया उन्होंने ब्राजील में, तो उनको फेफड़े बोला जाता है। एक फैक्ट है, आप याद रख लो उनको आराम से। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं। जैसे पश्चिमी घाट हो गया हमारा, ये तो हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, ये रहा पश्चिमी घाट, इधर हमारा वेस्टर्न घाट है, इधर हमारे ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है इसमें वो याद रख लो कि जो उनके रीजनल नाम है, स्टेट वाइज उन्होंने रीजनल नाम रख दिए। जैसे गुजरात वाले एरिया को उन्होंने काठियावाड़ कोस्ट बोल दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा वाले को कोंकण बोल दिया है, केरला वाले को मालाबार बोल दिया है। तो ये वाला तो हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, और ये हो गया आपकी ईस्टर्न घाट, ईस्ट में जो है। उड़ीसा वाले को उत्कल बोल दिया है, आंध्रा वाले को आंध्र बोल दिया है। ठीक है, तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल बोल दिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा का पूरा ये जो है तो किस तरीके से है, तो इस तरीके से कुछ है। हमारे वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं हमारे ईस्टर्न घाट से। ठीक है, तो एलिवेशन इसका आप देख सकते हो इस तरीके से होगा। ठीक है, बाकी देखो ये ग्रासलैंड वाला देख लेते हैं। पीछे बहुत क्वेश्चन पूछे थे, प्रेरीज वगैरह कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरीज हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, तो मैंने ये सारे पीछे कवर करा रखे हैं आपको, पर तब भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ दे दिया है।
कैप्रेरीज देखो, ठीक है, ब्राज़ील में कौन-कौन से हैं, ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इनका। बाकी एक और ऑप्शन था इसमें, क्या था? ये रहा, शंकुधारी वन कौन से होते हैं, ठीक है, कॉनिफेरस। तो मैंने आपको ये भी है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई देखो, जो हमारे इक्वेटर पे होंगे, ये इक्वेटर है हमारा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं डायरेक्टली पड़ रही होती है, सीधे पड़ रही होती हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये जो ऊपर वाले हो गए, अब ये ट्रॉपिकल हो गया तो इसका सब पार्ट हो गया ये, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, यहाँ पे थोड़ी तिरछी पड़ेंगी जो सूर्य की किरणें होंगी, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए। बाकी अगर बिल्कुल ऊपर चला जाऊंगा मैं तो उनको बोलते हैं बोरियल, बोरियर फॉरेस्ट। उसी के अंदर आते हैं तुम्हारे कॉनिफर, ठीक है, बोरियर ये रहे कॉनिफर। और टेम्परेट में भी थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे। ये वाला जो रीजन है ये पूरा तुम्हारा बोरियल हो गया, इसके पास में टेम्परेट हो गया, तो जो वन यहाँ होंगे वो हल्के फुल्के यहाँ भी हो सकते हैं। तो जो कॉनिफर तुम्हारे होते हैं उनको बोलते हैं शंकुधारी, ठीक है, इस तरीके से, ताकि बर्फ पड़े तो उनके ऊपर वो नीचे गिर जाए, वो ज़्यादा टिके ना, वो रुके ना उनके ऊपर, ठीक है। तो ये होते हैं, यहाँ ट्रॉपिकल होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ सब ट्रॉपिकल होते हैं, फिर टेम्परेट होते हैं, फिर आपके होते हैं बोरियल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन या फिर एक ऑयल सीड का उदाहरण है? तो वह है हमारे तिल के तेल जो होते हैं, ठीक है, सिस में जो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपके एडिबल ऑयल होता है, ठीक है, तेल की मात्रा होती है। ऑयल सीड क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ऐसी कुछ फसलें जो सिर्फ और सिर्फ उगाई जाती हैं क्योंकि उनके अंदर खाने वाली जो ऑयल होता है, एडिबल ऑयल होता है, जिनको हम यूज़ करते हैं, वो होता है उनके बीजों में, उनको बोलते हैं ऑयल सीड। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल और दे दिए हैं, क्या पता यहाँ से पूछ ले। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन, अलसी, ये हम उगाते हैं ताकि, क्योंकि हमें इनका तेल चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ठीक होता है वो। बाकी और जो ऑप्शन है वो देख लो। ज्वार क्या है भाई? वो तो एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है, अनाज की क्रॉप है वो तो, मोटे अनाज इनको बोलते हैं, मिलेट्स, खाने के रूप में हमको यूज़ करते हैं। लेंटिल, दालें जो होती हैं प्रोटीन में होती हैं, दाल है वो तो एक, ठीक है। और बाजरा, ये भी एक अनाज ही है, मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं, बाजरा के लड्डू वगैरह मिलते हैं, रोटी वगैरह बनती है। ये पिछला सवाल रिपीट कर दिया था, अब उनके पास सवाल बचे ही नहीं तो करें क्या वो, ठीक है। हर पिछली शिफ्ट में जो पूछा इस शिफ्ट में उन्होंने रिपीट कर दिया कि भैया सबसे ज़्यादा पल्सेस दालें कहाँ खाई जाती हैं, हमारे इंडिया में खाई जाती हैं, बता रखा मैंने आपको। बाकी ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो भूमि की सीमाओं के निर्धारण और सीमांकन में क्या शामिल नहीं है। अगर मैं लैंड की बात करूँ तो उसमें मेरी समुद्र की सीमाएं क्यों होंगी, ठीक है, सीधी सी बात है। ये तो हमारे सी समुद्र से रिलेटेड है जो नेशंस के बीच में होती है, ठीक है। तो बाकी चीज विलेज, फील्ड सर्वे, तो ये तो सब होंगी जो लैंड से रिलेटेड है, पर समुद्र की सीमाएं नहीं होंगी, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। बाकी ये इन्होंने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई कुछ जीव जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप कैसी होती है? आश्रय की होती है और पोषक तत्व की होती है, दोनों को साझा करने की होती है। तो इस संबंध को क्या कहते हैं? तो इस संबंध को बोलते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस, ठीक है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। भाई एक रहने के लिए घर देता है और दूसरा क्या करता है? उसे खाना देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये होते हैं तुम्हारे कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, जिसमें तुम्हारे कोरल होता है, ठीक है, ये रहने के लिए घर देता है किसको? इस एल्गी को, जूजेंतले को। इसके पीछे सवाल था ना ऊपर, पिछली बार मैंने देखा था, ये रहा जूजेंतले वाला, ठीक है। बाकी देखो इससे पीछे भी ये वाला था सिम्बायोसिस, जो हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, जो आपकी दालों वाले फसलों में होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वो भी सिम्बायोसिस की रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अभी जितने ऑप्शन है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक कॉम्पिटिशन वगैरह क्या होता है। अगर दो जीव है, ठीक है, वो दो जीवों में से एक को हो रहा है नुकसान और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी को बोलेंगे हम अमेंसिलिज्म, ठीक है। मैं आपको वही दिखा देता हूँ। जैसे ये पेड़ होता है, अब इस पेड़ की खास बात ये है, इसका पहले तो इसका नाम होता है, ये होता है ब्लैक वॉलनट, ठीक है, इसका पेड़ का नाम है ब्लैक वॉलनट। अब ये करता क्या है? ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से जो आसपास वाले जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, वो वहाँ पे पैदा नहीं हो पाते, ठीक है। अब इसमें इसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, ये तो कर ही रहा है, प्रोसेस है इसकी, तो ये करेगा ही ऐसा ही खाली, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से दूसरे जो हैं वो पैदा नहीं हो पा रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगी? ये हो गई अमेंसलिज्म, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमेंसलिज्म, कि एक को तो कोई फायदा नहीं पड़ा लेकिन दूसरे को हो गया नुकसान, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं। देखो प्रिडेशन का मतलब ये सिंपल सा है, ये भाई साहब जो है भाग रहे हैं इनके पीछे, ठीक है, चश्मा लगा के। तो प्रिडेशन का मतलब ये है एक को हो जाएगा फायदा, क्यों? ये तो खा लेंगे इनको, और एक को हो जाएगा नुकसान, ठीक है। तो जिसको एक को फायदा और एक को नुकसान, तो उसको बोलते हैं प्रिडेशन। बाकी पैरासाइटिज्म भी सेम ही होता है, ठीक है। पैरासाइट इसमें क्या होता है? इसमें बड़ा था ये, इसमें तुम्हारा छोटा हो जाता है। ये देखे होंगे ना, ये टिक वगैरह जो तुम्हारे डॉग के ऊपर लग जाती हैं, ठीक है, ये छोटे होते हैं। अब इसको तो नुकसान हो रहा है ना, इसको खून चूस रही है और इसको बढ़िया मजा आ रहा है, खून पीने को मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। बाकी कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान होगा, ठीक है। ये आपके हो गए। भाई ये भी है, ये भी है, पानी तो कम ही है, अब चाहे ये पिए, एक टाइम बाद तो पानी खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, तो दोनों का ही मरना निश्चित है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन। बाकी एक होता है कमेंसलिज्म, ठीक है, जिसमें एक को फायदा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो होता है आपका ये वाला। आपने देखा होगा गांव में तो ये चित्र बहुत देखने को मिलता है कि भाई गाय भैंस हमारी चल रही हैं, उनके ऊपर बगुले बैठे हैं, ठीक है, बढ़िया, इनके ऊपर जो भी छोटे छोटे वो होते हैं कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, नीचे जो होते हैं वो खाते रहते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये होता है सी एनिमोन होता है,
ठीक है, इसमें जाके छुप के बैठ जाता है ये, इसको फायदा मिल जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, रहो आराम से बढ़िया। तो उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म होता है जहाँ दोनों को फायदा होता है। ठीक है, ये रहे, ये हाँ मतलब वो तुम्हारा कोरल वाला जो था, ये रहा इसका एग्जाम्पल है। यहाँ दोनों को फायदा होगा। ठीक है, इसको भी फायदा होगा, उसको खाना मिल रहा है, और इसको भी फायदा मिलेगा, उसको घर मिल रहा है। तो आई होप आपको दोनों सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सिम्बायोसिस से पूछा है इस बार, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं समझ आया हो तो, बाकी तो आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्ट जितने हैं, ठीक है, मैं कवर कराऊंगा। इसमें कोर डेफिनेशन आपकी पूछी थी, इसमें कंफ्यूजन होना तो लाजमी था, इंसान कंफ्यूज हो जाएगा यार क्या क्या, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जितने आपकी ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। ओके, अब देखो ये कितना क्या ही सवाल पूछा उन्होंने कि जो मांस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोई मांस पक्षी बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं उनको, हर्बीवोर क्या होते हैं, शाकाहारी वगैरह होते हैं, ये तो पता ही होगा। बाकी अनाज वाली सीरियल क्रॉप कौन सी है, गेहूं है हमारे, ठीक है, मूंगफली वगैरह सोयाबीन ये थोड़ी है अनाज। ग्रेट लेक से सवाल पूछा जो नॉर्थ अमेरिका में हमारी 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है, उसमें से पूछा था कि सबसे उनमें से बड़ी कौन सी है, तो वो हमारी लेक सुपीरियर। ओके, सुपीरियर है क्योंकि वो सबसे बड़ी है। ये रही सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, लेक एरी और ओंटारियो। इनको याद करने का तरीका है, घर याद कर लो, होम्स, HOMES, होम्स। ठीक है, एच से क्या हो गया तुम्हारा हुरॉन हो गया, ओ से ओंटारियो हो गया, एम से तुम्हारा मिशिगन हो गया, ई से तुम्हारा एरी हो गया, और एस से आपका क्या हो गया, सुपीरियर। ठीक है, मैंने और मेजर लेक्स भी डाल दी हैं। ठीक है, आप वो भी पढ़ लेना, पढ़ना तो पड़ेगा, ज़्यादा है तो क्या करेगा। ठीक है, वो सारी की सारी सब स्क्रीनशॉट चिपका रखा है। बस एक ये फैक्ट याद रख लेना, ये जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है ओवरऑल, वो है हमारी कैस्पियन सी। ठीक है, ओवरऑल खारे पानी भी है इसमें, ठीक है, खारा पानी इसमें आ जाता है। लेकिन अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं, ठीक है, तो वो है हमारी सुपीरियर, जो हमने सबसे पढ़ी थी अभी ऊपर जो पढ़ी थी। ठीक है, सबसे गहरी और सबसे पुरानी पुरानी कौन सी है, वो है बाइकाल, रशिया में हमारी लेक बाइकाल। ये रही लेक बाइकाल। ठीक है, बाकी देखो लॉन्गेस्ट कौन सी है, वो है तंगयानी का। ये रही लॉन्गेस्ट, लंबी सबसे नदी। तो ये फैक्ट होते हैं, बहुत पूछते हैं ये। ठीक है, हाईएस्ट नेविगेबल, ये सब आप देख लेना। बाकी देखो ये फिर से बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था फोटोसिंथेसिस के ऊपर, प्रकाश संश्लेषण के ऊपर, कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कि जो प्लांट्स होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, फिर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज जो बनाते हैं वो। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझानी पड़ेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेता है, पानी लेता है, सूर्य की एनर्जी लेता है, और खाना वगैरह ये बनाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑस्मोसिस मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ अभी डिटेल में, रिवर्स ऑस्मोसिस भी मैंने आपको बताया था। बाकी ये है रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक ये होता है वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। जैसे हम स्वेटिंग करते हैं ना, हमें पसीना आता है, ठीक है, ऐसी प्लांट्स भी करते हैं भाई। जड़ों से क्या लेंगे, पानी लेंगे वो, अब उस तने से वो पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, पत्तियों वत्तियों में जाएगा, और उन पत्तियों से वो जितना पानी है वो सारा सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये सिमिलर प्रोसेस, जैसे हमें पसीना आता है वैसे भी इनको भी पसीना आता है, पानी निकालने को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, पौधों की। इससे सिंपल तो मैं नहीं समझा सकता। मूल विधि से सवाल है, मूल विधि मैं कंप्लीट करा दूंगा आपकी, जो 3-4 एक्ट अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये देखो पूछ लिया था रैंडम सवाल कि जो आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये जो एक्ट है ना हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो बना था, उसके अंदर ये सारी बॉडीज बनी हुई है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ठीक है, तो जो नेशनल है, ये दे हिंदी इंग्लिश दोनों में खुश हो जाओ। जो नेशनल है, ठीक है, उसके कौन चेयरपर्सन, उसके प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयर करेंगे। जो स्टेट है उसको चीफ मिनिस्टर करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हमारे डीएम साहब करेंगे। ठीक है, बाकी 2 कमेटी होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो नेशनल वाली है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव, और स्टेट वाले के हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो ये 5 बॉडी हैं। ठीक है, ये हमने स्क्रीन थोड़ा शॉर्ट मोड दे दिया है, बाकी तो सब सिंपल ही है, इसमें और क्या ही है समझाने को। फिर से मूल विधि का सवाल, लिक्विड गोल्ड, तरल सोना किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम। ठीक है, नाम है भैया इनके, निक नेम्स हैं इनके। बाकी के जितने हैं देख लो, मैंने यहाँ चिपका दी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, याद करवाने मतलब समझाने का कुछ नहीं है, सब याद करने का ही है, तुम पूरा रट लेना। ठीक है, गोल्ड को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, तरल सोना काला सोना। ठीक है, ये फसलें हैं और ये आपके मिनरल्स हैं, याद कर लेना इनको अच्छे से भैया, यहीं से सवाल आएगा। एटमॉस्फेयर की सबसे भारी वाली लेयर को कौन सी होती है, तो एग्जॉस्फेयर होती है हमारी। ठीक है, पीछे भी एक सवाल देखा था हमने, उसमें मैंने आपको लेयर समझाई थी कि सबसे नीचे वाली कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है जहाँ पे आपकी ओजोन मिलती है, फिर मीजोस्फेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है, फिर आपकी होती है एक्सोस्फेयर, बाहरी वाली को क्या बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल, नहीं ये बाह्य बाह्य मंडल। ठीक है, तो भाई इसको देख लेना, इन सारी को याद कर लेना। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में होती है एक आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है, वो भी याद कर लेना। बाकी देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, उस वक्त बहुत न्यूज़ में था, CRZ, यूपीएससी में तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ा था। बाकी इसमें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ली थी, कोस्टल रेगुलेशन जोन। CRZ की फुल फॉर्म होती है कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, ये तुम्हारे इससे कोस्ट के एरिया से रिलेटेड होता है।
प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ बनाए जाते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी देखो जल्दी से इस सीरीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। हेलो यस, प्रहार सीरीज़ है ये, ठीक है। हम जितने भी PYQ हैं UPSI के, वो सारे के सारे कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी फैकल्टी से मिल लीजिए। ये अक्षित यादव सर हैं, ये UP GK के सवाल सारे कंप्लीट करा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट करा ही दिए इन्होंने, ठीक है। ये तो हम हैं, ये हम हैं तो ये हैं, ये हमारे मोहित सिंह सर हैं, ये इन्होंने SSC CPO क्वालिफाइड कर रखा है। ये पॉलिटी के जितने सवाल हैं वो आपको कराएंगे। ये डॉक्टर प्राची हैं, MBBS हैं ये, ठीक है। ये साइंस वगैरह कंप्लीट कराएंगे आपको। ये मोहित यादव सर हैं, ये मूल विधि और हिंदी कराएंगे आपको। जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी की मूल विधि है वो मैं कराऊंगा, और बाकी की मूल विधि हमारे सर कराएंगे। उन्होंने PCS का प्रीलिम्स निकाल लगा, UP PCS का, और ये एडवोकेट भी हैं। बाकी हमारे संसार गौतम सर हैं, ये UGC नेट क्वालिफाइड है, किससे, हिस्ट्री से। तो आपको हिस्ट्री के जितने सवाल हैं और मिसलेनियस के जितने सवाल हैं ये वो आपको कवर कराएंगे, ठीक है। तो भैया इसके बाद एक और वीडियो आएगी हमारी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की, वो खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है। सारे के सारे PYQ हम खत्म कर चुके होंगे। उस लास्ट वीडियो में मैं जितने भी PYQs हैं जो थोड़े बहुत एक दो उधर उधर छूट गए हैं वो सारे के सारे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका कोई सवाल बचा है या नहीं सवाल बचा है। 2021 के सारे PYQ आप कवर कर चुके होंगे, क्योंकि देखो आयोग तो यहीं से सवाल बनाएगा, ठीक है। मेहनत नहीं करनी है आयोग तो वो क्यों करेगा मेहनत, तो वो यहीं से सवाल बनाएगा। ऐसा सब लोग कहते भी हैं और ऐसा आयोग करता भी है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि भाई आप ये सारे के सारे सवाल कर लो अच्छे से, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये प्लेलिस्ट को सेव कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।